नेक्स्ट देखें क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है हमने क्लोज्ड इंटेग्रल निकालना है। कैसा इंटेग्रल है, फंक्शन बता दिया गया है और फंक्शन के अंदर एक चीज़ बता दी गई है, हमारा सर्कल है। कैसा सर्कल है कि जो z प्लस अयोटा है उसका मोड इक्वल टू 1 है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मोड की फॉर्म आ गई है, इसका मतलब ये भी हमारे पास सर्कल है तो देखें पहले हमारे पास ये चीज़ थी कि z का मोड इक्वल टू 1 है, तो हम कहते थे ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है। अब वहाँ पे z इक्वल्स टू हमारे पास कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे z की जगह z प्लस अयोटा है। z प्लस अयोटा से एक बात पता चलती है कि इसका जो सेंटर है अब वो रीजन पे नहीं है, सेंटर इसका जो है माइनस अयोटा पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये अब जो हमारे पास पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही r कोस t प्लस अयोटा साइन t और r की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी टर्म अब आपके पास z प्लस अयोटा के इक्वल होगी क्योंकि z प्लस अयोटा सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ से z प्लस अयोटा की वैल्यू आ जाएगी कोस t प्लस अयोटा साइन t। इसके अंदर भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आप उसका डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव dz, अयोटा का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ले लिया। अब देखें आपके पास फिर ये एक सर्कल बता दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास कंटोरिंग की बात हो रही है और क्लोज सर्कल की बात हो रही है। तो जब भी आपको जस्ट एक सर्कल की फॉर्म बता दी जाए और सर्कल की फॉर्म में कहा जाए लिमिट्स वैल्यूएट करनी है, अगर आपसे कहा जाए कि वो एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में आप 0 से लेके पूरे का पूरा 2 पाई तक लेके जाओगे। अगर आपको क्वाड्रेंट मेंशन कर दिए जाए तो आप क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से करोगे, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेंट मेंशन ना किया जाए, कुछ भी मेंशन ना किया जाए, मोड के साथ एक चीज़ बता दी जाए, देन ना आपने उसका जो सर्कल है वो माइनस पाई से पाई उसकी लिमिट लेनी है, जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में ली थी। ये लिमिट्स बच्चों आप बेसिकली क्यों लेते हो, क्योंकि यहाँ मोड के रिस्पेक्ट से एक बात बताई जाती है। मोड का मतलब ये होता है कि आपकी हाफ अपर हाफ या लोअर हाफ, आप हाफ सेमी सर्कल को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। डेट्स वाई आपने यहाँ पे माइनस पाई से इसकी पाई लिमिट ले लेनी है, माइनस पाई से पाई लिमिट ले लेनी है। जो z प्लस अयोटा की वैल्यू निकली वो आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है फंक्शन के अंदर, उसका डेरिवेटिव है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद देखें अब जो चीज़ बाहर आ रही थी उसको सिंप्लीफाई करना है, 1 बाय 1 आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले इस टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड के साथ करना है, फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आपके पास कोस के साथ अयोटा आ रहा है, नीचे आपके पास साइन के साथ अयोटा आ रहा है, तो ऊपर आप इसको अयोटा साइन के साथ बनाने के लिए आप लिखोगे कि -1 आपके पास अयोटा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ -1 होगा वहाँ पे आप अयोटा स्क्वायर कर दोगे। तो देखिए अगर मैं इसको अयोटा का स्क्वायर साइन t कर दूँ यहाँ पे, और करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं अयोटा कॉमन ले लूँ, तो ऊपर मेरे पास यहाँ पे अयोटा साइन प्लस कोस टी बनना था, यहाँ पे भी अयोटा साइन प्लस कोस टी बनना था, यानी कि अयोटा कॉमन आ जाना था। ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से कैंसिल, ये वाली चीज़ इसकी एक पावर से कैंसिल होकर इसे 2 में चेंज कर देगी। डेट्स वाई ऊपर जो बाहर अयोटा रह गया था वो आएगा और नीचे वाली चीज़ की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो गई, अयोटा जो बाहर आना था वो -5 अयोटा और यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़। अभी आपके पास बेसिकली सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आया, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास पावर के साथ आ रहा है। आपने पढ़ा हुआ है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पावर के साथ आ रहा हो आप डी मोरविस लॉ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसको ऊपर लेके जाने के लिए बजाय इसके आप उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये उस सूरत में होता है अगर आपके पास स्क्वायर के या पावर की किसी फॉर्म के साथ आ रहा हो। डी मोरविस लॉ आपको क्या कहता होता है कि जो पावर होती है वो आपकी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आप गौर करो ये वाली चीज़ आपके पास कोस टी प्लस अयोटा साइन टी, इसकी पावर आपके पास -1 की पावर 2 बननी थी अगर आप इस चीज़ को ऊपर लेके चले जाते। तो देखिए जब मैं इस वाली चीज़ को ऊपर लेके चली जाऊंगी तो यहाँ से मेरे पास ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी कोस टी माइनस अयोटा साइन टी, क्योंकि इसकी होल पावर जो -1 होनी थी वो जब कोस से मल्टीप्लाई होगी, कोस इवन फंक्शन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। स्क्वायर ओपन करोगे, उसके बाद जो आपका रियल पार्ट है उसको एक साइड पे करोगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साइड पे कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर सॉल्व करने के बाद आपके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी एक दफ़ा कोस स्क्वायर आ रहा होगा, साइन स्क्वायर आ रहा होगा, कोस साइन आ रहा होगा, अलग अलग आ रहे होंगे। अब इन टर्म्स की तो इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है, इन टर्म्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लगाओगे। आप लोगों ने इसके फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, आप इसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूलाज लगा सकते हो। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी हो, ये चीज़ आपके पास कोस 2 टी के इक्वल होती है, और ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है 2 कोस टी इंटू साइन टी आपके पास साइन 2 टी के इक्वल होता है। इस चीज़ को इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे, इस टर्म को इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे और बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें इस टर्म्स की इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करके भी सॉल्व करोगे तब भी इन दोनों टर्म्स का आंसर 0 होगा, या आप इसको फॉर्मूले से, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया। आपके पास बच्चों बेसिकली साइन और कोस का एक फॉर्मूला होता है, अगर -पाई से पाई की तरफ आपके पास इंटरवल आ रहा हो और उसके एंगल में एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो,
इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास साइन और कॉस की इंटेग्रल की वैल्यू 0 आती है। तो देखिए यहाँ पे यही सिचुएशन बन रही है, लिमिट्स भी वही हैं, डेट्स में मैंने डायरेक्ट 0 0 कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते आप इसको और सॉल्व करके भी देख सकते हो, उन दोनों केसेस में इसका आंसर 0 आएगा। बाकी जो टर्म्स रिमेनिंग होगी उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो जाएंगी, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 10 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक रिमेनिंग रह गए। ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स वाले हैं, इसमें मैं अब आपको बताऊंगी कैसे इंटीग्रेशन करनी है।